बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। सिंड्रेला और दुष्ट भेड़िया। एक बार दूर देश में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला। अपने सुनहरे बालों, सुंदर आंखों और दयालु रवैये के साथ वो महल में हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी जहां वो रह रही थी। एक दिन सिंड्रेला अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी और जंगल के खूबसूरत दृश्यों को निहार रही थी। तभी उसने एक विशाल इंद्रधनुष देखा। ओह, ये कितना सुंदर इंद्रधनुष है। काश मैं देख पाती कि इंद्रधनुष के अंत में क्या है। जब सिंड्रेला इंद्रधनुष की सुंदरता को निहार रही थी, तभी उसके चूहे दोस्त मोज़रेला और चेडर उसके पास आए और उसके कंधों पर चढ़ गए। सिंड्रेला, क्या तुम हमें उस इंद्रधनुष तक ले जाओगी? हाँ, प्लीज। लेकिन मैं पहले कभी जंगल के उस हिस्से में नहीं गई। अगर ये खतरनाक हुआ तो? इतनी खूबसूरत इंद्रधनुष वाली जगह निश्चित ही खतरनाक नहीं होगी। हाँ, और मैं और चेडर तुम्हारी रक्षा करेंगे। The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. क्या हम इंद्रधनुष को गायब होने से पहले पकड़ सकते हैं सिंड्रेला? अगर हम सूरज ढलने से पहले जाते हैं तो बेशक हम पकड़ लेंगे। थोड़ी देर जंगल में जाने के बाद इन दोस्तों ने, जो बहुत उम्मीद से निकले थे, एक प्यारे से कछुए को देखा। अरे, क्या आप सिंड्रेला नहीं है? सबसे खूबसूरत राजकुमारी? हाँ, मैं हूँ। हम कुछ ढूंढने निकले हैं। तो मुझे बताओ, तुम यहाँ किसकी तलाश में आई हो? हम इंद्रधनुष के पीछे जा रहे हैं। हम इस बारे में उत्सुक हैं कि इसके अंत में क्या होगा। सच में? क्या मैं भी चलूं? फिर
एक प्यारे खरगोश ने पेड़ों के बीच से अपना सिर उठाया। वो भी इंद्रधनुष से परे देखना चाहता था। बिल्कुल, आओ हमारे साथ। तो वे सभी जंगल में एक साथ चलते रहे। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने 3 गिलहरियों को अपनी ओर भागते देखा। गिलहरियां बहुत भयभीत और उधम मचाती दिखीं। वे सिंड्रेला और उसके पशु मित्रों को देखे बिना दौड़ती रहीं। इन गिलहरियों ने हमारा अभिवादन क्यों नहीं किया? वे डरी हुई लग रही हैं। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती। मुझे लगता है वो किसी चीज से भाग रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक हिरन के बच्चे को डरते हुए भागते देखा और उन्होंने उसे मुश्किल से रोका। सिंड्रेला देखो, हिरन के पैर में चोट का निशान है। सिंड्रेला ने हिरन से बात करना शुरू किया, क्योंकि वो जानवरों के साथ बात कर सकती थी और उन्हें समझ सकती थी। प्यारे हिरन, क्या चल रहा है? तीनों गिलहरियां अभी अभी अपनी जान बचाते हुए दौड़कर यहाँ से गई हैं। हिरन सिंड्रेला के कान में कुछ फुसफुसा कर चला गया। सिंड्रेला को अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हुआ? हमारे हिरन दोस्त ने क्या कहा? बड़ा दुष्ट भेड़िया। क्या? हाँ, बड़ी दुष्ट भेड़िए ने जंगल में सभी जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर पर भी। ये बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत महल जाना चाहिए। नहीं, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं जिन्हें जंगल में मदद की जरूरत है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सभी पशु मित्रों ने सिंड्रेला की बात मानी और बड़े दुष्ट भेड़िए को रोकने के लिए जंगल में एक साथ घूमते रहे। जब उन्होंने भेड़िए को देखा तो भेड़िया प्यूमा और लोमड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो जोर से दहाड़कर उन पर रौब जमाने की कोशिश कर रहा था। मैं अब जंगल का राजा हूँ। मैं शेर को भी जल्दी हरा दूंगा। पूरा जंगल मुझसे डर जाएगा। देखो, ये विशाल हाथी भी मेरी आज्ञा से एक पैर पे खड़ा है। बलशाली और बड़े जानवर होने के बावजूद बेचारा हाथी, प्यूमा और लोमड़ी इतने डरे हुए थे कि वे बिना कुछ कहे चुपचाप सब सहते रहे। मैं तुम्हें मार दूंगा। भेड़िए का आतंक जारी था। वो एक कदम पीछे की ओर गया और एक जाल में गिर गया, जिसे शिकारी छोड़ गए थे। बचाओ! मैं फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। ये देखकर कि भेड़िया कमजोर पड़ गया है, हाथी, लोमड़ी और प्यूमा तुरंत भाग गए। हालांकि थोड़ा आगे चलने पर वो सिंड्रेला और उसके दोस्तों से मिले। जब दुष्ट भेड़िया पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो वो शिकारियों के जाल में गिर गया। शिकारियों का जाल? ऐसा लगता है कि ये शिकारी भेड़िए से ज्यादा खतरनाक हैं। सिंड्रेला ठीक कह रही है, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो क्या हम भेड़िए की मदद करेंगे? बेशक, आज जो उसके साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। चलो, मेरे पास एक योजना है। सभी जानवर सिंड्रेला से सहमत थे और भेड़िए को बचाने गए। उसी समय उन्होंने देखा कि 2 शिकारी जाल में फंसे हुए भेड़िए के पास खड़े हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमने ये जाल भेड़िए के लिए बर्बाद कर दिया। हाँ, काश कि हम लोग लोमड़ी, खरगोश या अधिक स्वादिष्ट जानवर पकड़ पाते। शायद एक बड़ा जानवर हमारे दूसरे जाल में फंस गया होगा। हम इस भेड़िए का क्या करने वाले हैं? तुमने देखा शिकारी जंगल के लिए कितने खतरनाक होते हैं? आप सही कह रही हैं सिंड्रेला। चलो उनका पीछा करते हैं ताकि वे फिर कभी किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचा सके। सिंड्रेला के दोस्त और जंगल के अन्य सभी जानवर
मिलकर एक साथ आए और शिकारियों की तरफ डराने के लिए भागने लगे। शिकारी ये देखकर भयभीत हो गए थे। और इसलिए वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्त फंसे हुए भेड़िए के पास पहुँचे। बचाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ। हम तुम्हें बचाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन एक शर्त पर, तुम किसी को भी चोट ना पहुंचाने का वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ। मैं किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भेड़िए पर विश्वास करते हुए सिंड्रेला और जानवरों ने उसे भयानक जाल से बचाया। जाल से निकलकर अच्छा लग रहा है। इस प्रकार वे समझ गए कि जंगल में सबसे मूल्यवान चीज है एक दूसरे की रक्षा करना और अपनी दोस्ती की रक्षा करना। ओह, देखो, हम सब इंद्रधनुष के परे आ गए। वाह! उस इंद्रधनुष के परे पहुंचकर सिंड्रेला और उसके दोस्त इस बारे में उत्सुक थे कि वहां आखिर क्या होगा, मगर वहां कुछ और नहीं था सिवाय दया, दोस्ती और प्यार के। Dream, little girl, dream. Your heart will find a gleam. Now your friends are by your side, and the love of your life. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता।
हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों। तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी, जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं आपसे हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई।
एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो, हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगी। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी
प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई, क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज
किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहां से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह, पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियां खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा। मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है।
वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था। पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। सुदूर पूर्व के इलाके में अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहा करता था। ये युवक अपनी प्यारी माँ की मदद के लिए कुछ भी कर सकता था और देश के शानदार महल में सुल्तान की एक सुंदर बेटी थी। उसका नाम था जास्मिन। जास्मिन के पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत अकेली थी, इतनी कि महल में उसकी एकमात्र दोस्त रीन नाम की एक छोटी रंगीन हमिंगबर्ड थी। कभी कभी जास्मिन अपना चेहरा घूंघट से ढककर बाजार जाती थी। इस प्रकार वो लोगों के बीच घूम रही थी, एक क्षण के लिए अपना अकेलापन भूल जाती थी। एक दिन अलादीन हाथ में फावड़ा लेकर काम करने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक आदमी को कुएं के पास खड़ा देखा। सुनो बच्चे, मेरी मदद कर सकते हो? जी बिल्कुल सर, जितनी मुझसे हो सके। क्या तुम्हें मेरे हाथ में ये सोना दिख रहा है? अगर तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ तो और भी कुछ हो सकता है तुम्हारा। अलादीन उस आदमी की मदद करने के लिए सहमत हो गया। मैंने कुएं में कुछ गिरा दिया है। मैं एक रस्सी नीचे गिराने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उठाकर मेरे पास वापस लाओ। अलादीन ने कुएं में देखा। वो एक अंधेरा कुआं था जिसका कोई तल दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो बहुत डरा हुआ था, फिर भी वो सोने की लालच में रस्सी पकड़कर नीचे चला गया, जिसका उस आदमी ने वादा किया था। जब वो कुएं के तल पर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और छोड़ दी। उसी क्षण उसने देखा कि काला कुआं चमचमाते रत्नों से चमक रहा था। बच्चे, वहाँ एक पुराना दीपक है, बस उसे मेरे पास ले आओ। अलादीन को वो पुराना दीपक मिल गया जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो आदमी सारे सोने और गहनों में से ये जर्जर दीपक क्यों निकालना चाहता था। फिर उसने रस्सी पकड़ ली और मुश्किल से ऊपर चढ़ना शुरू किया। मुझे दीपक पकड़ने दो ताकि तुम आसानी से बाहर आ सको। जैसे ही अलादीन ने उसके हाथ में दीपक दिया, उस आदमी ने अपने हाथ से रस्सी छोड़ दी। अरे नहीं! अलादीन ने घबराहट में दीपक का सीरा पकड़ लिया। मेरा दीपक छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं गिर जाऊंगा। जब वो आदमी अपने दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा था तो अलादीन और दीपक एक साथ बड़े शोर से कुएं के तल में गिर गए। नहीं, मेरा दीपक, मेरा दीपक। हालांकि होश में आने पर अलादीन ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वो कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई वहां से नहीं गुजरा। अलादीन असहाय था। उसने माचिस जलाई और डर के मारे इधर उधर देखा। तभी उसे जमीन पर एक अंगूठी दिखाई दी। जब उसने अंगूठी को अपनी उंगली पर पहना तो रोशनी ने उसे घेर लिया। इस अंगूठी का मालिक मेरा स्वामी है। तुम्हारे पास केवल 3 इच्छाएं हैं। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। मैं बस इस कुएं से बाहर निकलना चाहता हूँ। राक्षस ने अलादीन की इच्छा पूरी की। अलादीन हाथ में दीपक लेकर भागा। तभी उसकी टक्कर जैस्मीन से हुई, जो बाजार में घूम रही थी। जब जैस्मीन का घूंघट खुला तो अलादीन को नहीं पता था कि उसने जो सुंदरता देखी उसके सामने वो क्या है। ओह, क्षमा करें, मैं जल्दी में हूँ, मुझे क्षमा करें। अलादीन ये जाने बिना चला गया कि वो कौन है, लेकिन जैस्मीन जो उसको पीछे से देख रही थी, उसे पहली नजर में अलादीन से प्यार हो गया।
घर पहुंचकर हांफते हुए अलादीन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो हुआ था, और उसकी माँ इस बेकार दिए को साफ करना चाहती थी और उसे बेचना चाहती थी। लेकिन जब वो दीपक के ऊपरी हिस्से को पोंछ रही थी, अचानक धुएं ने सब कुछ ढक लिया। धुएं से एक जिन्न प्रकट हुआ। मैं बहुत देर तक इस दिए में था। तुमने मुझे बचाया, इसलिए जो चाहे मांग सकते हो। अलादीन और उसकी माँ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मुझे दूध और शहद से भरी एक अद्भुत मेज चाहिए। अचानक उसके सामने सभी प्रकार के भोजन के साथ एक आदर्श मेज दिखाई दी। कुछ ही महीनों में जिन्न की बदौलत अलादीन और उसकी माँ बहुत अमीर हो गए। इस पूरे समय अलादीन का ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर था जिससे वो बाजार में टकराया था। दूसरी ओर सुल्तान को पता चला कि उसकी बेटी जैस्मिन चुपके से बाजार जा रही थी और उसने उसे कमरे में कैद कर लिया। दूसरी ओर जैस्मिन ने अपने दिन कमरे में अलादीन के सपने देखते हुए बिताए। कुछ समय बाद सुल्तान को अलादीन की संपत्ति के बारे में पता चला। सुल्तान ने इस संपत्ति का कारण जानने के लिए उसे महल में बुलाया। प्रिय महाराज, आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश है। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं आपसे एक शानदार महल और सोने से भरे हाथ वाले 40 सैनिक मांगता हूँ। चलो देखते हैं कि आप उतने अमीर हैं जितना वो कहते हैं। महल से निकलते समय अलादीन की नजर जैस्मिन से मिली और उसे एहसास हुआ कि ये खूबसूरत राजकुमारी वही लड़की थी जिससे वो बाजार में टकराया था। वो तुरंत जिन्न से इच्छा करने के लिए चला गया। रीन देखा, ये वही था, ये वही लड़का था जिसे मैं बाजार में मिली थी। जैस्मिन दौड़ी और घुटने के बल बैठ गई। मेरे सुल्तान, मेरे पिता, मुझे इस आदमी से प्यार हो गया है। मैं शादी करना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर रुको, मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। अलादीन ने उत्साहपूर्वक जिन्न को सुल्तान की इच्छा बताई। जिन्न ने उसकी उंगलियां चटकाई और एक विशाल महल, 40 सैनिक और सोने का एक संदूक उनके सामने प्रकट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मैं शायद जैस्मिन से शादी कर सकता हूँ। अगले दिन अलादीन अपने पीछे 40 सैनिकों के साथ महल में पहुंचा। जब सुल्तान ने सैनिकों और उनके सामने उपहारों को देखा तो वो इस धन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अलादीन से कहा कि वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है। अगले हफ्ते अलादीन और जैस्मिन की शादी एक शानदार समारोह के साथ हुई। एक दिन जब अलादीन घर पर नहीं था तो एक सेल्समैन महल में आया। मैं आपका कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ। ये सुनकर जैस्मिन ने घर का पुराना दिया सेल्समैन के पास खिड़की से फेंक दिया। लेकिन ये सेल्समैन वही दुष्ट आदमी था जिसने अलादीन को कुएं में छोड़ा था। जैसे ही उसने दीपक उठाया, उसने उसे सहलाया और जिन्न से महल को राजकुमारी के साथ बहुत दूर ले जाने के लिए कहा। जिन्न ने वही किया जो वो आदमी चाहता था। जब अलादीन वापस लौटा तो उसने देखा कि महल और राजकुमारी अपनी जगह पर नहीं थे। मेरी राजकुमारी, मेरा महल, वे कहाँ गायब हो गए? तुम कहाँ हो? अलादीन को कुएं में मिली अंगूठी के बारे में याद आया। उसने तुरंत अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और उसी क्षण चारों ओर रोशनी फैल गई और बीच में एक जायंट दिखाई दिया। मुझसे आपका क्या अनुरोध है? आपकी केवल 2 इच्छाएं बची है। अलादीन जैस्मिन के पास जाना चाहता था। जायंट ने ताली बजाई और अलादीन ने खुद को एक उड़ते कालीन पर पाया। ये कालीन आपको जैस्मिन तक ले जाएगा। दरअसल उड़ता हुआ कालीन उसे रेगिस्तान के बीच स्थित उसके महल में ले गया।
अलादीन कालीन से उतरा और कहीं चला गया और उसने देखा कि जस्मीन बूढ़े आदमी की सेवा कर रही थी और दीपक उस आदमी की गोद में था। अलादीन ने फिर से अंगूठी अपनी उंगली पर रखी और अपनी आखिरी इच्छा जताई। मैं चाहता हूँ कि आप इस खलनायक को एक विशालकाय पक्षी में बदल दे, अभी। जायंट ने ये इच्छा पूरी की और वो आदमी तुरंत एक पक्षी में बदल गया। अलादीन तुरंत जस्मीन के पास गया और उसे गले लगा लिया। अलादीन ने पुराना दीपक हाथ में लेकर उसे सहलाया और जिन्न से महल को पुरानी जगह पर ले जाने को कहा। अवश्य महाराज। आकाश में उड़कर महल अपने पूर्व स्थान पर लौट आया। जब अलादीन और जस्मीन ये सोचकर नाच रहे थे कि उनकी खुशी हमेशा बनी रहेगी, दीपक जमीन पर गिर गया। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि जिन्न दीपक से टूटे हुए किनारे से निकल गया है।